हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर हम लोग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का अध्ययन करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम लोग जब ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे तो स्टैटिक में प्रकाश के परावर्तन का नियम हमने पढ़ा था, जिसमें हमने स्पष्ट किया था कि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। नंबर एक था आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, और दूसरा नियम इसका था आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। इसी तरह से हमने वहां पर रिफ्रैक्शन का नियम पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पढ़ा था। उसमें ये था आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा विलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तथा साइन आई आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसी नियम की व्याख्या हमको करना है, इसी नियम का प्रूफ हमको देना है हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स, हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर इसी नियम का प्रूफ देना है। ये नियम क्या है, थोड़ा सा एक बार रिमाइंड कर लिया जाए कि हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स क्या है। तो आप इसके पहले वाले लेक्चर में हम आपने अध्ययन किया था कि जो हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स है, इसमें हाइगन्स महोदय ने कुछ प्रकाश के नेचर से की व्याख्या करने के लिए कुछ परिकल्पनाएं प्रस्तुत की। इनके अनुसार प्रकाश जो है तरंग के रूप में संचरित होता है। जब यह प्रकाश की किरण किसी माध्यम में संचरित होती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। किसी क्षण माध्यम में खींचा गया एक ऐसा पृष्ठ जिस पर उपस्थित सभी कण कंपन की समान कला में होते हैं, उसे हमने तरंगाग्र नाम दिया था, वेव फ्रंट नाम दिया था। हाइगन्स ने उसका नाम वेव फ्रंट रखा। ये कहते हैं, दूसरा इसका पॉइंट था कि वेव फ्रंट पर उपस्थित सभी कण, वेव फ्रंट पर उपस्थित सभी कण यानी माध्यम के कण एक नई तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, एक नए तरंग स्रोत का कार्य करते हैं, जिससे नई तरंगें उत्पन्न होती हैं, जिसको हम सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, इसका तीसरा पोस्टुलेट बताता है यदि इस द्वितीयक तरंगिकाओं को स्पर्श करती हुई एक हम आवरण बनाएं, यानी एक हम एनवेलप बनाएं, तो यह एनवेलप तरंगाग्र की नई स्थिति को व्यक्त करता है। स्टूडेंट्स, इस नियम के आधार पर, इस परिकल्पना के आधार पर हाइगन्स ने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के साथ साथ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन आदि की व्याख्या की। हम यहाँ पर पहले प्रूफ करेंगे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, हाइगन्स थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर हम लोग आज यहाँ प्रूफ करेंगे क्या, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने के लिए आप जानते हैं कि एक हमको परावर्तक तल चाहिए। मान लीजिए कि यह एक परावर्तक तल है, हमें एक परावर्तक तल चाहिए। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक परावर्तक तल है XY, एक परावर्तक तल ले लें हम, जैसे समतल दर्पण, प्लेन मिरर। इस पर प्रकाश की दो किरणें P और Q तिरछी आपतित होती हैं। ये आपकी प्रकाश किरण P है, ये है Q। इस पर जो है ये किरणें तिरछी आपतित होती हैं। स्टूडेंट्स, आप ये जानते हैं तरंगाग्र की चलनी की दिशा के लंबवत या तरंगाग्र के लंबवत खींची गई रेखा
तरंग की चलने की दिशा को शो करती है, जिसको हम किरण कहते हैं। ये दोनों अगर ये किरण है तो इस पर हम तरंगाग्र, इसके लंबवत एक रेखा या इसके लंबवत तरंगाग्र जो होगा इसके लंबवत होगा, यानी हम यहाँ पर बना लेते हैं कि यह आपका एक तरंगाग्र है, जिसको हम कहेंगे आपतित वेव फ्रंट। ये आपका जो है, सपोज करें इसका कोई नाम दे दें, ये हम सपोज करते हैं यह ए है और यह आपका बी है। ये बी को हम कहते हैं आपतित तरंगाग्र, या इसी को हम कह सकते हैं इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट इसको कह सकते हैं। यह है आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, इसको हम आपतित तरंगाग्र कहेंगे। स्टूडेंट्स, ये प्रकाश की किरण यहाँ पर अगर यहाँ पर पड़ रही है तो स्वाभाविक है यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। सपोज करें कि हम ये किरण कुछ इस दिशा में परावर्तित हो रही है, उसी तरह से ये जब बिंदु यहाँ से पर मान लीजिए बी डैश पर पड़ती है, ये किरण जब यहाँ पर आएगी तो ये भी यहाँ से परावर्तित हो जाएगी, ये भी यहाँ से परावर्तित हो जाएगी। यानी ये परावर्तन जो हो रहा है ये इस दिशा में हो रहा है। पुनः हम इस पर भी एक तरंगाग्र बना सकते हैं, इसके लंबवत एक तरंगाग्र बना सकते हैं। यहां पर हम ये देखते हैं कि यह प्रकाश की जो यहाँ पर तरंगाग्र है, ध्यान दें, जो यह एक वेव फ्रंट ए बी है, हाइगन्स के अनुसार यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक कण सेकेंडरी वेवलेट्स उत्पन्न करेगा, द्वितीयक तरंगिकाएं उत्पन्न करेगा, जो प्राथमिक तरंगिकाओं की चाल से ही आगे बढ़ेगी। सपोज करते हैं कि किसी समय t बराबर 0 पर ये तरंगाग्र का ये बिंदु इस समतल दर्पण पर या परावर्तक पृष्ठ पर है, और t बराबर t समय के पश्चात ये यहाँ से यहाँ पर पहुंचता है, यानी B से पहुंच जाता है B डैश को। ये B से कहाँ पहुंच जाता है? B डैश को। स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर ये देखते हैं क्या कि जितने समय में B डैश को पहुंचता है उतने समय में ये कहाँ पहुंचेगा? यहाँ पर जो वेव फ्रंट है B जितने समय में B डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में ये कहाँ पर पहुंचेगा? परावर्तित किरण कहाँ पर जाएगी? तो सपोज कर लें, हम यहाँ पर मान लें, माना तरंगाग्र की चाल B है। मान लेते हैं कि तरंगाग्र की चाल B है, क्योंकि परावर्तन भी उसी माध्यम में हो रहा है इसलिए परावर्तित किरण की चाल भी वही होगी। तो B से B डैश तक पहुंचने में लगा समय, या B से B डैश के बीच की दूरी, या इसको हम कह सकते हैं B डैश बराबर हो जाएगा B इंटू टी। ये क्या हो जाएगा? B डैश बराबर हो जाएगा B इंटू टी। स्टूडेंट्स, उतने ही समय में ये कहाँ पर पहुंचेगा? यानी A से हम इतनी दूरी, चाल तो दोनों बराबर है, समय भी बराबर है, यानी जितने समय में ये यहाँ पर पहुंचेगा उतने ही समय में ये इतनी दूरी फिर तय कर लेगा। यानी हम क्या करेंगे, इसको ज्ञात करने के लिए कि ये तरंगाग्र या ये वेव फ्रंट पॉइंट ए का वेव फ्रंट कहाँ पहुंचेगा, तो BT दूरी पर। हम मानते हैं कि यह BT दूरी पर पहुंचता है, यानी BT दूरी का एक आर्क लेकर के हम यहाँ पर एक आर्क बनाएंगे, यहाँ पर इसमें काट लेंगे। मीनिंग दैट अब यह तरंगाग्र ए डैश पर पहुंच जाता है। मीनिंग दैट जितने समय में तरंगाग्र B डैश को पहुंचता है उतने ही समय में बिंदु A से परावर्तित होने वाला तरंगाग्र A से A डैश पर पहुंचता है। इसको हम मिला दें तो ये आपका बन जाएगा परावर्तित वेव फ्रंट। ये यानी A डैश B डैश आपका क्या बन गया? परावर्तित वेव फ्रंट। इसको हम लिख लें, इसको हम बोलेंगे रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ये आपका क्या बन गया?
परावर्तित वेव फ्रंट बन गया, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बना, रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। स्टूडेंट ये कैसा है? चूंकि प्लेन है तो इसको हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड प्लेन वेव फ्रंट और इंसिडेंट प्लेन वेव फ्रंट ये है। अब स्टूडेंट्स हम ध्यान दें, चूंकि ये प्रकाश की किरण इस पर आपतित होती है तो एक आपतन कोण भी हम बनाएंगे, एक आपतन कोण बनाएंगे, सॉरी इस पर एक लंब डालेंगे, लंब डालेंगे इसलिए कि हमको एक आपतन कोण भी बनाना है। तो ये आपका जानते हैं आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसी को हम आपतन कोण कहते हैं, मीनिंग दैट यह कोण आपका होगा आई, ये कोण होगा आपका आई। उसी तरह से यहाँ भी देखें, हम यहाँ देखें, यहाँ पर भी एक लंब डाल दें हम, यहाँ पर अगर हम एक लंब डालते हैं तो ये परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच का जो कोण बनेगा वो परावर्तन कोण होगा, जिसको हम लिखते हैं यार, ये सपोज करिए कि हम इसका कोई नाम दे दें, ये है यम और इसको हम मान लेते हैं यन, यन से बी पर, बी डैश पर लंब है और यम से ए पर लंब है। स्टूडेंट्स ये दूरी कितनी होगी? अगर हम इसको देखें तो ये दूरी कितनी होगी हमारी, इसको ध्यान दें, ये दूरी कितनी होगी, ये एंगल कितना होगा। ये चूंकि इस पर लंबवत है तो ये आपका टोटल 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई हो जाएगा। ये जो एंगल बनेगा आपका इसको हम लिख देंगे, इसको हम कहेंगे, इसको इधर कर दें थोड़ा सा, ये हो जाएगा 90 माइनस आई, टोटल 90 डिग्री है तो ये इतने हो जाएगा, 90 में से आई को घटा देंगे 90 माइनस आई हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये देखिए कितना एंगल का है, ये टोटल जो है 90 डिग्री का है, तो ये कितने का बन जाएगा, 90 में से 90 माइनस आई घटाएंगे, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका एंगल होगा आई, ये एंगल होगा आई। स्टूडेंट्स इसी तरह से यहाँ देखिए, ये आर है और टोटल यहाँ से यहाँ तक चूंकि इस पर लंब 90 होगा, तो ये एंगल जो बनेगा आपको, आपका जो ये एंगल बनेगा, ये इसको कर दें हम, जो ये एंगल बनेगा इसको हम कहेंगे, ये आपका बन जाएगा, यहाँ लिख देते हैं 90 माइनस आर बनेगा, ये बन जाएगा कितना 90 माइनस आर। और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये टोटल है, ये आपका यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा आर आपका, ये हो जाएगा आपका आर। इसी चीज को हम लिख लेते हैं, थोड़ा स्पष्ट हो जाएगा आपके लिए। लिखेंगे, माना बी वेग से या बी चाल से एक समतल, माना बी चाल से एक समतल वेवफ्रंट या तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र, एक समतल तरंगाग्र परावर्तक पृष्ठ एक्स एक्स वाई करते हैं हम, परावर्तक पृष्ठ, परावर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर तिरछा आपतित होता है, तिरछा आपतित होता है, ठीक, तिरछा आपतित होता है। बिंदु ए पर, या इसके आगे इसको भी लिख लें, जो परावर्तन के पश्चात जो तल से या परावर्तक तल से, जो परावर्तक तल एक्स वाई से परावर्तित होकर तरंगाग्र ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है,
जो इसे परावर्तित होकर क्या बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। पुनः बिंदु ए पर आपतन कोण जो हमने बनाया है अभी, आपतन कोण आई बराबर कितना है, पी ए यम। देखिए ये आपका हमने इसको नाम दिया था पहले ही, जो लंब डाले थे इसको हम नाम दिए थे यम। यम ये परलंब है, तो इसको हम लिखेंगे को आपतन कोण पी ए यम है, कोण पी ए यम। वैसे भी आप देख रहे हैं कि आपतित किरण तथा विलंब के बीच का कोण है, ये आपतित किरण तथा विलंब के बीच का कोण है, पी ए यम क्या है, आपतित किरण तथा विलंब के बीच का कोण है। फिर उसके बाद क्या मिला हमारे पास, पुनः क्या हम देखेंगे, कोण यम ए बी। देखिए इसको हम मिटा, स्टूडेंट आप बना लीजिएगा, इसको मैं मिटा दे रहा हूं ताकि स्पष्ट हो जाए आपको। कोण यम ए बी बराबर है 90 माइनस आई। स्टूडेंट्स इसको मैं 90 माइनस आई क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि देखिए कोण पी ए बी बराबर है आपका 90 अंश, तो कोण यम ए बी बराबर हो जाएगा, यम ए बी बराबर हो जाएगा 90 कोण पी ए बी माइनस कोण पी ए बी में से इतना निकाल दें, पी ए यम निकाल दें, ये है आपका 90 जान ही रहे माइनस आई हो गया, यानी ये एंगल जो है आपका हो गया यम ए बी जो हो गया 90 माइनस आई हो गया। पुनः कोण बी ए बी डैश, देखिए ये है कोण बी ए बी डैश। क्या हो गया, ये कितना हो जाएगा, बी ए बी डैश। ये देखिए यहां से हमने इस पर लंब डाला था, तो ये हो गया है आपका यम ए बी डैश में से हम इतना एंगल निकाल दें, यानी इसको हम लिखेंगे कोण यम ए बी डैश में से हम निकाल दें इतना एंगल यम ए बी। तो ये क्या हो जाएगा आपका यम ए बी डैश। आप देखिए इस पर हमने इसको लंब डाला है, ये 90 डिग्री होगा पूरा का पूरा, ये देखो ये 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका 90 माइनस आई, ये हो जाएगा आपका 90, सॉरी ये होगा आपका 90, ये हो गया है आपका 90 माइनस, यहाँ हो गया 90 माइनस आई। देखिए यम ए बी अभी हमने निकाला, यम ए बी 90 माइनस आई है, ये हो जाएगा आपका 90 माइनस 90 प्लस आई, यानी ये हो जाए 90 90 कट गया, ये हो गया आई। स्टूडेंट्स ये आपका जो हो गया, ये क्या है आपका आपतित वेव फ्रंट तथा समतल के बीच का जो कोण है वो आपतन कोण के बराबर होता है। यहाँ आपको एक कॉन्सेप्ट और भी हो जाएगा, आपका क्लियर होना चाहिए क्या, कि जब हम रेज की बात करते हैं तो रेज में आपने देखा था आपतित किरण तथा विलंब के बीच का जो कोण बनता है उसको हम आपतन कोण कहते हैं, लेकिन वेवफ्रंट के केस में आपतित वेवफ्रंट तथा समतल पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें तो फिर आगे नोट कर लिया, चलिए पास करके नोट करिएगा। अब हमको ये मिल गया
कि ये आपतित वेवफ्रंट तथा परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण है वो 90 डिग्री का है। पुनः हम देखते हैं आगे बिंदु बी पर, पुनः हम क्या देखते हैं, जितने समय में बिंदु बी से उत्पन्न तरंगाग्र बी डैश पर पहुंचता है, देखेंगे जितने समय में बिंदु बी से तरंगाग्र बी डैश पर पहुंचता है उतने ही समय में बिंदु ए से परावर्तित तरंगाग्र बिंदु ए डैश पर पहुंचता है। बिंदु कहाँ पहुंचता है, ए डैश पर पहुंचता है। अतः परावर्तित तरंगाग्र ए डैश बी डैश के लिए परावर्तन कोण आर बराबर क्या होगा, एन बी डैश, इसका मान पी क्यू आर कैपिटल आर एस लिख देता हूं मैं इसको, ये क्या होगा एन बी डैश आर, ये क्या होगा कोण एन बी डैश आर, ये आपका हो जाएगा परावर्तन कोण। ये आर, उसके बाद ये कितना होगा आपका ए डैश बी एन कितना होगा, पुनः कोण ए डैश बी एन बराबर हो जाएगा 90 माइनस आर। स्टूडेंट ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए ए डैश बी और ये इस पर लंबवत है, ये लंब खींचा गया है तभी तो तरंगाग्र बनेगा। इसके तरंगाग्र जानते हैं आपकी किरण के चलने की दिशा के लंबवत होती है, तो ये आपका 90 डिग्री होगा और ये आर है तो ये हो जाएगा आपका इतना कोण जो होगा 90 माइनस आर हो जाएगा। देखिए ये आपका यहाँ से यहाँ तक जैसे ये दिया हुआ है ये इस तरह से है और ये जो है इस पर हमने लंब डाला है, इस तरह से देख लो एक बार, ये इस तरह से है, यही है, इस पर ये लंब डाला गया है, ये आपका जो है इसको हम आर कह रहे हैं और ये जो है आपका टोटल कितना हो गया, ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर हो जाएगा, यानी ये होगा 90 माइनस आर। ठीक, पुनः कोण ए डैश बी डैश ए बराबर कितना होगा, ए डैश बी डैश ए कितना होगा, ए डैश बी डैश ए, ये स्टूडेंट देखो ये यहाँ से इस तरह से है, ये इस पर जो है ऐसे ही इस तरह से है, ये एंगल कितना होगा, इसको 90 माइनस आर है, तो ये देखिए ये एंगल कैसे है, ये आपका समतल था, ये आपकी तरंगाग्र ऐसे जा रही, ये आपको यहाँ से इस पर आपने लंब डाला है,
ये आपका है 90 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा, ये 90 में से इतना घटा दो, 90 माइनस आर कर दें, इसमें से इतना घटा देंगे तो ये आपका हो जाएगा कितना, आर हो जाएगा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा। लिखेंगे क्या, ये हो जाएगा, इसको हम एक लाइन लिख लें, ए डैश बी डैश ए बराबर लिख लें, हम इसको पूरा लिख लें, ये लिख लें हम क्या, एन बी डैश ए कोण एन बी डैश ए, एन बी डैश ए माइनस, घटा दें इसका, ए डैश बी डैश एन माइनस एंगल ए डैश बी डैश एन, ये बराबर आपका हो जाएगा, क्या आएगा, एन बी डैश, ये आप जानते हो कि ये है आपका 90 डिग्री माइनस ये है 90 माइनस आर, ये बराबर आपको हो जाएगा 90 माइनस 90 प्लस आर, 90 काट दें, ये बराबर हो जाएगा आर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि परावर्तित वेव फ्रंट तथा समतल पृष्ठ यानी समतल परावर्तक पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। स्टूडेंट, दो चीज हम यहाँ पर स्पष्ट हो लें, क्या, आपतित वेव फ्रंट तथा समतल परावर्तक पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है वो आपतन कोण है, तथा परावर्तित वेव फ्रंट तथा समतल पृष्ठ के बीच जो कोण बनता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। नोट कर लें, इसको नोट कर लें, पॉज करके नोट करिएगा। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास दो त्रिभुज, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप नोट कर लीजिएगा पॉज करके। अब हमारे पास दो त्रिभुज मिल रहे हैं, दो त्रिभुज हमारे पास मिल रहे हैं। कौन कौन से दो त्रिभुज मिल रहे हैं, देखिए कौन कौन से दो त्रिभुज मिल रहे हैं। एक तो त्रिभुज हमारे पास मिल रहा है, अगर हम देखें तो ए या बी ए बी डैश, ये त्रिभुज इस तरह से मिल रहा है, ये त्रिभुज मिल रहा है, कुछ ऐसे मिल रहा है, ये ऐसे मिल रहा है, ये है आपका बी और ये है ए, ये है बी डैश, ये हमारा परावर्तक पृष्ठ है, ये हमारा क्या है, परावर्तक पृष्ठ है। और दूसरा त्रिभुज देखो कैसे मिल रहा है, ये मिल रहा है ए बी डैश ए डैश मिल रहा है, मीनिंग दैट ये कुछ ऐसे मिल रहा है, देखो ये कुछ ऐसे ही मिल रहा है, ये है आपका ए, ये आपका बी डैश था, यह ए बी डैश ए डैश मिल रहा है, ए बी डैश ए डैश मिल रहा है, यहाँ पर यह ए डैश है मिल रहा है, ये आपका परावर्तक पृष्ठ था। इन दोनों त्रिभुजों में हम क्या देख रहे हैं, ये तो एंगल आपका आई है, आपतन कोण है, और ये एंगल आपका जो है आर है, ये एंगल आपका क्या है, आर है। स्टूडेंट्स, ए बी, क्या ए बी बराबर ए डैश बी डैश ये ए डैश होगा, क्या ए बी बराबर क्या बी बी डैश बराबर ए डैश होगा, बी बी डैश बराबर ए डैश हो सकता है, देखें बी बी डैश बराबर ए डैश है, बी बी डैश क्या है, ये यहाँ का तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक चलने में कितनी दूरी तय करता था, तो हमने लिखा था अभी बीटी दूरी तय कर रहा है, यानी ये दूरी आपकी बीटी है, उतनी समय में ये कहाँ पर पहुंचेगा, इसके लिए हम क्या किए थे, बीटी दूरी का एक आर्क बना ले, एक चाप लेकर, बीटी दूरी की त्रिज्या एक चाप लेकर एक आर्क लगाए थे हम, तो ये जो है आपका हो जाएगा, ये भी आपका बीटी है, मीनिंग दैट बी बी डैश बराबर ए डैश है। इसका मतलब क्या है कि बी बी डैश बराबर ए डैश है। यहाँ दूसरी चीज क्या है आपका, दूसरी चीज हम कह सकते हैं कि ए डैश बी डैश बराबर ए बी, ए डैश बी डैश बराबर ए बी, क्यों, क्योंकि ये समांतर किरण पुंज हैं, ये दोनों समांतर किरण पुंज जो आ रही हैं, ये यहाँ पर जो है इनके बीच की दूरी है जो तरंगाग्र है,
और यही समांतर किरणें निकल रही हैं, यानी ये भी इनकी बीच की दूरी बराबर होगी। यानी हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर है ए डैश बी डैश, ए बी बराबर ए डैश बी डैश। साथ ही साथ हमारे पास ए बी डैश बराबर ए बी डैश, ए बी डैश बराबर ए बी डैश, ए बी डैश बराबर है ए बी डैश। ये क्यों है? ये तो उभयनिष्ठ है आपका, ये कॉमन है, ये आपका कॉमन है। और ए बी बराबर ए डैश बी डैश क्यों है? क्योंकि ये समतल है, समांतर किरणें हैं, तो समांतर किरणों की आप जानते हैं दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है। अगर इसको ना भी माने तो ये जो है आपके इस पर लंब है, ये लंब होगा और ये लंब है, ये देखिए 90 डिग्री होगा यहाँ पर, और ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी एक एंगल बराबर हो गया। यानी साइड साइड एंगल या एंगल साइड साइड से, साइड एंगल साइड से, दोनों से हम कह सकते हैं कि ये जो है आपका त्रिभुज, हम सीधे लिख सकते हैं अतः त्रिभुज। स्टूडेंट्स यहाँ ध्यान दें, अगर हम ये ना माने कि परावर्तित किरणें ये समांतर चल रही हैं, तो भी हमारे पास है ये एंगल 90 डिग्री, क्योंकि इसके लंबवत है, ये एंगल आपका 90 डिग्री होगा और ये भी एंगल आपका 90 डिग्री होगा, तो दोनों एंगल भी बराबर होंगे, बात वही होगी हमारी। अतः लिख सकते हैं त्रिभुज, अतः त्रिभुज ए बी बी डैश, ए बी बी डैश ये सर्वांगसम है किसके? ए बी डैश ए डैश, ये दोनों क्या है? सर्वांगसम है। इसलिए क्या हो जाएगा? राइट जो साइड है, इक्वल साइड के सामने के एंगल भी समान होंगे, इक्वल होंगे, तो इक्वल साइड ये इसके, ये दोनों इक्वल साइड्स हैं, इसके सम्मुख जो कोण होंगे, इसलिए कोण आई बराबर है कोण आर होगा, कोण आई बराबर कोण आर हो गया, जो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण का है। यह क्या है? जो, या आगे लिख लेंगे, यह प्रकाश के परावर्तन का, प्रकाश की परावर्तन का पहला नियम है। यह प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम है। यानी आपतन कोण हमने सिद्ध कर दिया क्या? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। हमने क्या सिद्ध किया? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो गया। दूसरी चीज स्टूडेंट्स देखिए, ये जो आपतित किरणें आ रही हैं, ये आपतित किरणों के अगर ये ब्लैकबोर्ड के तल में, ब्लैकबोर्ड के समानांतर तल में आ रही हैं, तो इस पर हम लंब जो डालेंगे इसके लंबवत परपेंडिकुलर होगा, और इसी तरह से इसके समांतर अगर जा रही हैं तो इस पर जो इसके परपेंडिकुलर तल होगा, यानी इस ब्लैकबोर्ड के परपेंडिकुलर जो तल होगा वही आपतित वेवफ्रंट का भी तल होगा, और वही जो है उसी तल में आपका परावर्तित वेवफ्रंट भी होगा। और इस पर अगर, इस पर आप देख रहे हैं इसके तल में ये अगर रेखा खींची गई है या समतल है, तो इसके परपेंडिकुलर जो है, इस पर जो लंब डालेंगे इसके परपेंडिकुलर होगा। मीनिंग दैट कि आपतित वेवफ्रंट, परावर्तित वेवफ्रंट तथा आपतित वेवफ्रंट पर जो डाला गया लंब है, वह जो है आपतन बिंदु पर जो डाला गया लंब है, वह तीनों एक ही तल में है। परावर्तन का नियम ये कहता है आपतन कोण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अविलंब तीनों एक ही तल में रहते हैं। इसलिए हम यहां भी कह सकते हैं कि आपतित तरंगाग्र, परावर्तित तरंगाग्र तथा अविलंब तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अविलंब तीनों एक ही तल में है। ये किस तल में है? ब्लैकबोर्ड तल के लंबवत, ये तीनों एक ही तल में है। इसलिए हम कह सकते हैं यह, इससे जो है परावर्तन के दूसरे नियम की पुष्टि होती है। अगला हम लिख लेंगे, चित्र से स्पष्ट है कि, या किरण आरेख से स्पष्ट है कि, किरण आरेख से स्पष्ट है कि आपतित तरंगाग्र
परावर्तित तरंगाग्र आपतित तरंगाग्र परावर्तित तरंगाग्र तथा अविलंब तीनों एक ही तल में है, तीनों एक ही तल में है। अतः यह जो है क्या कहेंगे इसको, यह प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम है। इस प्रकार हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन के नियम की पुष्टि होती है या प्रूफ, परावर्तन का नियम प्रूफ होता है। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। तो इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। मिटा दें इसको, पास करके नोट करिएगा। चलिए आगे हम शुरू करते हैं प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। आगे हम लिखेंगे प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इसको बाकी तो हेडिंग्स वही रहेगी, प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिख देंगे। प्रूफ ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइजेंस थ्योरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स। इसको हिंदी में लिख लेंगे आप, हिंदी में इसका हेडिंग बना लेंगे क्या, हाइगन्स के द्वितीयक तनिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या करना या प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सत्यापित करना। प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सत्यापित करना। स्टूडेंट्स क्या होगा इसमें, ध्यान दें, दो चीज हो सकता है। एक तो प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जाए, दूसरा ये हो सकता है प्रकाश की किरण सघन से विरल माध्यम में जाए। या तो विरल से सघन में जाती है या तो सघन से विरल में जाती है, दो चीज होता है। दोनों पर हम एक नजर डालें। मान लीजिए कि एक अपवर्तक पृष्ठ है, एक अपवर्तक पृष्ठ ये है और एक अपवर्तक पृष्ठ मैं यहां ले रहा हूं। ये दोनों अपवर्तक पृष्ठ हैं। इसमें अंतर क्या है कि ये जो है आपका हमारा यहां पर ये मीडियम जो है रेयर है, ये मीडियम हमारा रेयर है, और ये आपका हमारा मीडियम है डेंसर है। और नीचे जो है मीडियम ये हो जाएगा डेंसर, इसमें इसको हम मान लें ये मीडियम आपका डेंसर है, ये आपका रेयर है, ये मीडियम आपका रेयर है। अब यहां पर क्या होगा हम देखते हैं, एक प्रकाश की किरण यहां पर आ रही है। सपोज करें कि दो प्रकाश की किरण को हम लेते हैं जो इस पर तिरछा आपतित होती हैं, यूं इस तरह से आपतित हो रही हैं। अब उसके बाद स्टूडेंट्स हम ध्यान दें कि यहां से आप जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण इसके लंबवत जो तरंगाग्र की, अगर हम इन दोनों किरणों के से उत्पन्न तरंगाग्र की चर्चा करें तो आप जानते हैं इसके लंबवत होगा, यानी तरंगाग्र के लंबवत जो रेखा होगी वही किरणों के चलने की दिशा होगी। अगर हमको किरण मिल गई तो उसके लंबवत हम तरंगाग्र बना सकते हैं, या एक समतल तरंगाग्र इस तरह से बनेगा। ये हमारा एक समतल तरंगाग्र इस तरह से बनेगा। सपोज करें कि ये हमारा पॉइंट बन गया ए और ये पॉइंट बन गया बी। इसी तरह से यहाँ भी प्रकाश की किरण को ले लें हम, यहाँ से इस पर आपतित होती है, तिरछी आती है, और ये जो है आपका जो है तरंगाग्र इस तरह से बनेगा। ये हमारा जो है ये है, सपोज करें ये है आपका बी, ये किरण इस तरह से आ रही है।
अब स्टूडेंट्स होगा क्या कि यहाँ से आने के पश्चात आप जानते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर इस पर स्थित प्रत्येक माध्यम के कण द्वितीयक तरंगिकाओं को उत्पन्न करेंगे हाइगन्स के सेकेंडरी वेवलेट्स के अनुसार। अब ये तरंग जो यहाँ पर उत्पन्न होगी तो ये इसमें आगे बढ़ेगी और ये तरंग यहाँ से यहाँ तक जाएगी। ये जो है इस पृष्ठ पर पहले पहुंच चुका है, अब ये तरंग जो आएगी यहाँ से इस मीडियम में पहुंचेगी और ये अभी पहले ही मीडियम में यहाँ से यहाँ तक आ रही है। सपोज करते हैं हम कि यहाँ पर इसके इस मीडियम में इसकी चाल जो है v1 है और यहाँ पर इसकी चाल जो है v2 है, यहाँ पर इसकी चाल v2 है। स्टूडेंट्स अब होगा क्या कि ये t समय पर, ये मान लीजिए आपका हमारा ये t बराबर 0 पर है, यहाँ पर हम लिख लें t बराबर यहाँ पर 0 है और ये t पर है। t समय में b यहाँ से यहाँ दूरी पर तय करेगी, b डैश को सपोज करें कि t समय में ये आपकी जो दूरी होगी b डैश t होगी और ये दूरी जो होगी b टू t होगी, यानी जितने समय में b यहाँ तक पहुंचेगा b डैश तक, उतने समय में क्या करेगा इसमें भी कहीं पहुंचेगा तो ये अपवर्तित होगा। तो ये हमारा जो अगर इस पर मैं लंब डाल दूं तो ये क्या होगा, थोड़ा सा इधर झुक जाएगा। क्यों झुक जाएगा? क्योंकि अब ये किरण जो पहुंच रही है या अब ये जो वेव फ्रंट निकल रहा है यहाँ से, ये डेंसर मीडियम में पहुंच रहा है। डेंसर मीडियम में पहुंचने के कारण क्या होगा, इसकी चाल कम हो जाएगी, यानी बी डैश की जो दूरी होगी इस दूरी से ये यहाँ पर कम दूरी तय करेगी। ये जो है ये डैश से जो तरंगाग्र उत्पन्न होगी या सेकेंडरी वेवलेट्स होंगी, ये यहाँ से यहाँ तक कम दूरी इसकी अपेक्षा तय करेगी। क्यों? क्योंकि ये डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम इसकी चाल कम हो जाएगी। तो यानी होगा क्या कि अविलंब की तरफ झुक जाएगी। कितनी दूरी तय करेगी? तो ये हम मानते हैं कि यह B2T, ये जो है B2T दूरी तय करते, यानी T समय में ए डैश से उत्पन्न तरंगाग्र B2T दूरी तय करता है। क्या करेंगे, यहाँ से B2T दूरी किया एक त्रिज्या लेकर के एक आर्क लगाएंगे। एक आर्क लगाएंगे तो सपोज करेंगे कि हम ये आर्क यहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर इससे एक स्पर्श करती एक रेखा खींचेंगे, ये परावर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करेगा, ये सॉरी ये अपवर्तित तरंगाग्र को व्यक्त करेगा। यहाँ भी लंब हम डाल दें, ये क्या करेगा, ये लंब डालें और ये किरण जो है जो जाएगी तो थोड़ा सा मैं बी डैश यहाँ लिख लूँ, बी डैश ये थोड़ा सा इधर झुक जाएगी, ये थोड़ा सा इधर झुक जाएगी। अब स्टूडेंट्स क्या हो गया, इसमें ध्यान दें, इसमें क्या हो गया, यहाँ पर ध्यान दें इसको, ये आपका हो गया, हम इसको लिख दें इंसिडेंट वेव फ्रंट, ये था आपका क्या इंसिडेंट वेव फ्रंट, और ये क्या हो गया आपका रिफ्रेक्टेड, इसको हम क्या लिख दें रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट, नीचे लिख दें, नीचे तो कुछ लिखना नहीं हमको, ये हो गया रिफ्रेक्टेड, जिसको बोलते हैं अपवर्तित वेव फ्रंट। ये दोनों वेव फ्रंट कैसे हैं, प्लेन वेव फ्रंट है। चलिए अब उसके बाद देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमारे पास, ध्यान दें क्या मिल रहा है, ये जो है हमने इस पर लंब डाला है, ध्यान दीजिए हमने इस पर लंब डाला है, ये तो आपकी अपवर्तित वेव फ्रंट किरण रेज है, हमने इस पर लंब डाला है, ये आपतित किरण है, इसके बीच का कोण आपतन कोण होगा, इसके बीच का कोण क्या होगा, आपतन कोण होगा। उसके बाद क्या मिलेगा हमारे पास, ये एंगल कितना होगा, ये इस तरह से है, देखो स्टूडेंट्स देखिए ध्यान दीजिए इसको, ये इस तरह से है, इस पर लंब डाला है हमने, और ये जो है इस तरह से है, ये जो है 90 डिग्री पर है, ये आपका इस पर लंब है, इस पर जो आने वाली किरणों पर ये लंब है, यानी ये आपका 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसको हमने मान रखा है अभी की आई है, तो ये कितना होगा 90 माइनस आई होगा, ये कितना होगा 90 माइनस आई, मीनिंग दैट
इसको हम लिख सकते हैं कि यह एंगल जो होगा आपका ये होगा 90 माइनस आई, ये होगा आपका 90 माइनस आई होगा। ये एंगल कितना होगा स्टूडेंट्स, ये देखो 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री, अभी हमने इस पर लंब डाला था, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 में से इतना घटा दें, देखो 90, ये 90 हो गया, 90 में से इतना घटा दें, इतना कैसे मिलेगा, जब इतने में से इतना घटा दें, यानी ये हो जाएगा आपका 90 माइनस, ये तो टोटल 90 है, 90 माइनस आई बराबर हो जाएगा आई, इसको माइनस होगा ये प्लस हो जाएगा, यानी ये हो गया आपका एंगल आई। क्या हो गया, एंगल आई। स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी कह सकते हैं हम कि आपतित वेव फ्रंट तथा पृष्ठ, अपवर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण बन रहा है वही आपतन कोण होता है। अभी इसके पहले भी हमने बताया था कि समतल परावर्तक पृष्ठ के बीच का जो कोण होता था, परावर्तक पृष्ठ तथा आपतित वेव फ्रंट के बीच का जो कोण होता है, तो वही चीज यहाँ भी है। दूसरी चीज देखें, ये आपका एंगल आर है, परावर्तन अपवर्तन कोण है यार, इसको आर मानते हैं आप। ये एंगल इस तरह देखो, ये एंगल इधर है, यह है आपका इस तरह से, ये एंगल क्या हो जाएगा आपका, ये एंगल आर है, तो ये एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस आर, यानी ये एंगल आपका कितना हो गया 90 माइनस आर, ये हो गया आपका 90 माइनस आर। फिर क्या होगा, ये 90 डिग्री है, ये इस पर स्पर्शी खींचा है हमने, स्पर्शी खींचा है, ये 90 डिग्री है, लंबवत होगा, तो ये कितना हो जाएगा, आप 90 में से 180 माइनस 90 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 90 180 प्लस आर हो जाएगा, यह एंगल आपका हो जाएगा आर, ये एंगल क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। या ऐसे यूं आप कह सकते हो कि अपवर्तक पृष्ठ तथा ये आपका पृष्ठ ये डैश है या ये डैश है, अपवर्तक पृष्ठ तथा अपवर्तित वेव फ्रंट के बीच का जो कोण होता है वही अपवर्तन कोण होता है। अपवर्तक पृष्ठ तथा अपवर्तित वेव फ्रंट ए डैश बी डैश के बीच का जो कोण है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम अपवर्तन कोण बोलते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दें, यहाँ पर ये आपका जो आपतित वेव फ्रंट है, यहाँ पर जो आपकी आपतित वेव फ्रंट है, देखिए ध्यान दीजिए, ये इस तरह से जो है ये वेव फ्रंट जो है ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है, इसकी चाल बढ़ जाएगी, मीनिंग दैट अगर हम इस पर लंब डाल दें, अगर यहाँ पर और यहाँ पर लंब डालें, तो ये आप जानते हैं जब चाल बढ़ जाएगी इसका तो होगा क्या, स्वाभाविक रूप से क्या होगा कि ये जो दूरी बी से बी डैश है, जो यहां से यहां तक दूरी होगी वो अधिक होगी, जो ए से जो वेव फ्रंट यहां से निकलेगी इसकी दूरी जो अधिक दूरी तय करेगी इतने ही समय में, क्योंकि अब इसकी चाल बढ़ गई, इसलिए ये क्या होगा, ये अविलंब से दूर हट जाएगी, ये अविलंब से हम इसको ऐसे बना ले, अविलंब से दूर जाना चाहिए ऐसे, इसको ये अविलंब से क्या हो जाएगी दूर हट जाएगा, ऐसे यहाँ भी अविलंब से दूर हट जाएगी, अविलंब से दूर हट जाएगी, कितनी दूरी पर जाएगी, तो ये हम क्या करेंगे B2T कर लेंगे। यहाँ भी अगर यहाँ पर वेलोसिटी V1 है, यहाँ पर वेलोसिटी V2 है, तो ये दूरी B2T दूरी त्रिज्या का एक आर्क लेकर के हम यहाँ से काट लेंगे B2T, यानी इतनी दूरी जो आपकी हो जाएगी B2T काटेंगे, तो ये सपोज करें कि यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर एक हम स्पर्शी करती हुई रेखा खींच देंगे जो अपवर्तित वेव फ्रंट को शो करेगा। ये किसको शो करेगा, अपवर्तित वेव फ्रंट को शो करेगा। स्टूडेंट सेम इसी तरह जैसे हमने अध्ययन किया, यहाँ पर ये आपका है आपतन कोण, ध्यान दें ये है आपतन कोण आई, ये 90 माइनस आई हो जाएगा, अभी हमने इसका देखा है, ये जो है आपका हो जाएगा आपतन, ये आपका हो जाएगा आर,
ये हो जाएगा 90 माइनस आर, ये आप जानते हैं 90 डिग्री है, और ये हो जाएगा आर। अब स्टूडेंट्स इसमें इसको आप थोड़ा सा नोट कर लें। नोट करने के लिए आप लिख सकते हैं, शब्दावली में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं क्या, माना एक आपतित तरंगाग्र ए बी किसी अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई मान लें, किसी अपवर्तक पृष्ठ, यहाँ भी एक्स वाई मान लें, अपवर्तक पृष्ठ एक्स वाई पर आपतित होता है। या तरंगाग्र बिंदु ए पर, बिंदु ए से या इस तरंगाग्र पर स्थित सभी बिंदु या सभी कण द्वितीयक तरंगाएं उत्पन्न करेंगे। यहां से उत्पन्न जो तरंगाएं होंगी, जितने समय में बी बी डैश पर पहुंचेगा उतने समय में अपवर्तित फ्रंट ए से ए डैश पर पहुंचता है। बिंदु ए पर आपतन कोण आई है, ये 90 माइनस आई होगा, ये आई होगा। यहाँ पर ये अपवर्तन कोण आर है, ये 90 माइनस आर होगा, ये 90 डिग्री है और ये आर होगा। स्टूडेंट्स अब हमारे पास देखते हैं क्या मिलता है। यहाँ पर ध्यान दें, अब क्या मिलेगा, साइन आई, ये आपका जो है रिफ्रेक्टेड वेव फ्रंट है, ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं, ये इंसिडेंट और ये रिफ्रेक्टेड, दोनों बात एक ही है। लिखेंगे साइन आई बराबर क्या होगा, साइन आई बराबर क्या होता है, ध्यान दीजिए, इसमें साइन आई बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ये दूरी आपकी लंब होगी, ये दूरी क्या होगी, लंब होगी, और इसके 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होगी कर्ण होगी, यानी ये हो जाएगा बी बी डैश बटे ए बी। स्टूडेंट्स इसको चाहे तो आप स्पष्ट बना लें, ये इस तरह से है, ऐसे है, इस तरह से है। ये जो है आपका ये 90 है, या 90 है, और ये आपका ये बी डैश है, और ये आपका जो है बी है, और ये आपका होगा ए डैश। ठीक है, तो साइन आई ये आपका आई है, ये आपका आर है। तो आई आप जानते हैं, इसके जो एंगल दिया रहा है उसके सामने की भुजा जो परपेंडिकुलर होता है बी बी डैश बटे ये 90 अंश के सामने की भुजा जो होगी वो कर्ण होगी आपकी ए बी डैश, ये बी डैश होगा। और साइन आर बराबर होता है, साइन आर बराबर क्या होगा, आर इसके सामने की भुजा ए डैश, ये ए डैश बटे कर्ण, 90 अंश के सामने भुजा लंब बटे कर्ण होता है, तो इसके सामने भुजा ए बी डैश होगा, ये बी डैश आता साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, बी बी डैश बटे ए बी डैश बटे ए डैश बटे ए बी डैश, ए बी डैश, या इसको एक स्टेप और लिख लें, ये है आपका बी बी डैश बटे ए बी डैश गुणे ए बी डैश ऊपर कर चला जाएगा, ए बी डैश बटे बी बी डैश, ये इसको कैंसिल कर दें, यानी साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बाई साइन आर, साइन आई बाई साइन आर बराबर क्या होगा, साइन आई बाई साइन आर बराबर होगा, ये आपका ये ए डैश है, यहाँ पर सॉरी ये ए डैश है, ये ए डैश, ये है ए डैश, ये हो जाएगा आपका बी बी डैश बटे ए डैश। स्टूडेंट्स बी बी डैश क्या है, बी बी डैश यहाँ से तरंगाग्र यहाँ से यहाँ तक पहुँचता है, कितनी दूरी तय करता है, B1T। अगर इसमें चाल B1 है और यहाँ पर चाल B2 है, अभी हमने माना है, ये हो जाएगा बी बी डैश बराबर B1T, टी समय में तय की गई दूरी
B1T, यानी ये आपका हो जाएगा आपका B1T बटी, यहाँ कितना होगा, इसमें चाल B2 है तो ये हो जाएगा B2T, मीनिंग दैट ये आपका हो गया साइन आई बाई साइन आर बराबर होगा, टी से काट दें हम, B1 बाई B2, साइन आई बाई साइन आर बराबर है B1 बाई B2। स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि I इज ग्रेटर देन R या B1 इज ग्रेटर देन B2, अगर B1 इज ग्रेटर देन B2 होगा तो I इज ग्रेटर देन R होगा, I इज ग्रेटर देन R, अर्थात जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका जो है कोण अधिक होगा, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी उसका कोण अधिक होगा, या जिसका कोण अधिक होगा उसमें चाल अधिक होगी। यानी कि पहला माध्यम अगर रेयर है तो y का मान अधिक होगा, r का मान कम होगा। यानी जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। जब प्रकाश की किरण रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगी। इसी तरह से अगर ये होगा B1 लेस देन B2 तो I इज लेस देन R हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी, डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, यानी B2 इज ग्रेटर देन B1 होगा। क्या होगा, B2 इज ग्रेटर देन B1, यानी इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं B2 इज ग्रेटर देन B1, तो ये हो जाएगा R इज ग्रेटर देन I, यानी जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो यह किरण अभिलंब से दूर हट जाएगी। स्टूडेंट इसको नोट कर लें तो आगे हम लिखते हैं, इसको पास करके नोट करिएगा। चलिए नोट कर चुके होंगे तो आइए आगे देखते हैं हमारे पास क्या मिला है। एक रिलेशन मिला है साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू B1 बाई B2। ये मिला हमारे पास साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू B1 बाई B2। ये मिला हमारे पास B1 बाई B2। निरपेक्ष अपवर्तनांक, माध्यम 1 का अपवर्तनांक, ये मीडियम 1 है अगर, और ये मीडियम 2 है तो मीडियम 1 का अपवर्तनांक कितना होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक जिसको बोलते हैं। तो n बराबर हो गया क्या, C बाई B1, n1 बराबर हो जाएगा C बाई B1 होगा क्या। इस माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या होता है, प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। तो इसके लिए हम लिखते हैं n1 बराबर होगा C बाई B1, और n2 बराबर क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक अगर n2 है तो उसमें क्या हो जाएगा, n2 बराबर क्या होगा C बाई B2। ये हम कहाँ से लिख रहे हैं, ये हम लिख रहे हैं n बराबर होता C बाई B, अपवर्तनांक बराबर होता है प्रकाश की निर्वात में चाल बटे प्रकाश की माध्यम में चाल। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इससे हम लिख दें क्या मिलेगा हमको, यहाँ से मिल जाएगा B1 बराबर क्या हो जाएगा C बाई n1, और यहाँ से B2 बराबर क्या मिलेगा हमको C बाई n2। ये क्या हो जाएगा C बाई n2, मीनिंग दैट इसका अगर हम मान रख दें तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू B1 की जगह हम लिख देंगे C बाई n1 बटे C बाई B2 की जगह लिखें C बाई n2, मीनिंग दैट साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू n2 बाई n1, इसी को कहते हैं n21, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ये इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं, स्नेल्स लॉ कहते हैं, जो प्रकाश के अपवर्तन का पहला नियम है, जो प्रकाश के अपवर्तन का पहला या दूसरा, कुछ किताबों में इसको दूसरा नियम और कुछ किताबों में पहला नियम लिखा हुआ है। ये स्नेल्स का नियम जो है प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम या पहला नियम है, जो भी हो। ये किसी किसी किताब में इसको पहले लिखते हैं, किसी किसी में बाद में लिखते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इसका पहला नियम एक और नियम होता है, वो क्या होता है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। यहाँ पर देखिए आपके चित्र से या रेज डायग्राम से आपको स्पष्ट हो रहा है कि प्रकाश की किरण अगर इसके समतल में आ रही है तो इसके अभिलंबोत्तल जो होगा आपतित वेव फ्रंट का, और इसके अभिलंब जो होगा अपवर्तित वेव फ्रंट का। साथ ही साथ ये अगर इसके तल में हमने रखा है इसको, तो इसके अभिलंब जो तल होगा वही तल क्या हो जाएगा इसका
अविलंब का तल होगा। मीनिंग दैट आवर्तित वेव फ्रंट, अपवर्तित वेव फ्रंट तथा अविलंब तीनों एक ही तल में है। इस प्रकार हाइजेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर या हाइजेंस थियरी ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स के आधार पर हम प्रकाश के अपवर्तन को सिद्ध करते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लें तो एक छोटा सा और टॉपिक आगे बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स इसको नोट कर लिया होगा आपने, पास करके नोट करिएगा। आगे देखते हैं इस थियरी के आधार पर वर्किंग कैसे हम एक्सप्लेन करें, किसका, प्रिज्म का, लेंस का और मिरर का। लिखेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग फंक्शन ऑफ प्रिज्म, लेंस एंड मिरर्स। हेडिंग देंगे वर्किंग फंक्शन या एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग फंक्शन, एक्सप्लेनेशन ऑफ वर्किंग explanation of working of prism, lens and mirror using wave front concept, using wave front कॉन्सेप्ट। वेव फ्रंट कॉन्सेप्ट के आधार पर, वेव फ्रंट के का जो कॉन्सेप्ट है इसके आधार पर हम प्रिज्म, लेंस और मिरर की कार्य की व्याख्या करेंगे। लेंस कैसे कार्य करता है, प्रिज्म कैसे कार्य करता है, मिरर कैसे कार्य करता है, इसकी हम व्याख्या करेंगे। स्टूडेंट्स बड़ा ही आसान है, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास प्रिज्म है, यह स्ट्रक्चर हमने डायग्राम जो बनाया है प्रिज्म का है, और ये सपोज करिए कि एक उत्तल लेंस है, और लेंस ही की बात कर रहा हूं तो ये एक अवतल लेंस भी हो सकता है। एक उत्तल लेंस होगा और एक अवतल लेंस होगा, और ऐसे दर्पण है, एक अवतल दर्पण मान लेते हैं हमारे पास है, और एक जो है उत्तल दर्पण भी हमारे पास हो सकता है। उत्तल दर्पण भी हमारे पास हो सकता है। इस कार्य कैसे करता है ध्यान दें। ये कार्य तो सबका आप लगभग सबका जान रहे होंगे, अगर नहीं जानते हो तो एक लाइन में जान लीजिए। या प्रिज्म है, प्रिज्म अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को आधार की तरफ मोड़ देती है। या लेंस है, लेंस क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को, लेंस क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या करता है, किसी एक बिंदु पर फोकस कर देता है। अवतल दर्पण क्या करता है, समांतर प्रकाश की किरण जब जाती है तो इसको भी किसी एक बिंदु पर ला देता है, ये प्रकाश की किरण को फैला देता है और ये भी प्रकाश की किरण को फैला देता है। ये इसका कार्य है, जिसको हमने रटने के आधार पर या एक परंपरा के आधार पर, या जैसा कि हम पहले से जान रहे हैं, इस आधार पर हम इसको जानते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि वेव फ्रंट के आधार पर इसकी व्याख्या कैसे करें। सपोज कीजिए कि इस पर एक समतल तरंगाग्र पड़ रहा है, एक समतल तरंगाग्र पड़ रहा है इस तरह से, यह एक समतल तरंगाग्र इस पर पड़ रहा है। जब स्टूडेंट्स इस पर समतल तरंगाग्र पड़ेगा तो आप जान रहे हो कि यहां से यहां तक जो है एक सघन माध्यम है, जो आधार की लंबाई जो है सघन माध्यम में, यहां जब प्रकाश की किरण पहुंचेगी तो यह तरंगाग्र ज्यादा दूरी तक सघन माध्यम में रहेगा, यानी सघन माध्यम में ज्यादा दूरी तय करेगा आधार पर, यानी यहां पर यह प्रकाश अधिक विलंबित होगा, यह प्रकाश अधिक समय बाद अपवर्तित होगा, यानी अधिक समय के बाद निकलेगा।
और यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर जो है पतला है। पतला होने के कारण क्या है कि यहाँ पर प्रकाश बहुत कम समय के लिए सघन माध्यम में है, यानी बहुत कम विलंबित होगा। यानी जैसे ही ये इस पर आपतित हुआ उतनी जल्दी ही ये बाहर निकल जाएगा। अब होगा क्या कि ये वेव फ्रंट आएगी, जैसे ये वेव फ्रंट आई, अब ये तो यहाँ हो गया और ये अभी यहीं पहुंचा हुआ, ये यहाँ हो गया, अभी ये यहाँ निकल रहा है। मीनिंग दैट ये वेव फ्रंट अब इस तरह से एक तरफ झुक जाएगी। ये वेव फ्रंट इस तरह से एक तरफ झुक जाएगी, यानी आधार पर अधिक विलंबित होने के कारण ये जो है किरण क्या होगी, आधार की तरफ झुक जाएगी, या आधार पर अधिक विलंबित होने के कारण, जबकि इसके शीर्ष पर कम विलंबित होने के कारण जो निर्गत वेव फ्रंट होगा शीर्ष पर बहुत जल्दी निकलेगा, बहुत तेजी से जब इसका वेग बढ़ेगा तो ये क्या करेगा, आधार की तरफ झुक जाएगा। इसी तरह यहां से जब प्रकाश की किरण मान लो एक वेव फ्रंट इस पर पड़ रहा है, एक वेव फ्रंट इस पर आ रहा है, ऐसे आपतित हो रहा है। अब ये क्या होगा, यहाँ पर जो बीच का भाग क्या है, मोटा है। देखिए बीच का भाग क्या है, मोटा है। तो यहाँ पर मध्य के भाग में, मध्य में, इस लेंस के मध्य में गुजरने वाला, यानी मध्य से गुजरने वाला वेव फ्रंट अधिक विलंबित होगा, जबकि किनारों से गुजरने वाला वेव फ्रंट कम विलंबित होगा। क्यों? क्योंकि किनारों पर इसकी मोटाई कम है और बीच में या मध्य में इसकी मोटाई अधिक है। किनारों पर कम विलंबित होगा और मध्य में अधिक विलंबित होगा। इसका मतलब क्या है कि जब यहाँ से ये वेव फ्रंट पहुंचेगा तो बहुत जल्दी ये निकल आएगा, यहाँ से ये यहाँ पहुंच गया, अभी ये बाहर ही निकल रहा होगा, तब तक ये यहाँ पहुंच जाएगा। मीनिंग दैट अब ये इस तरह से हो गया, ये जो है हो गया क्या, ऐसे इस तरह से हो गया, यानी अब इसकी शेप हो गई स्फेरिकल, स्फेरिकल एंड कॉनकेव सरफेस का हो गया, स्फेरिकल और कॉनकेव का हो गया। यानी अब ये सारी के सारे वेव फ्रंट एक बिंदु पर जाकर मिलेंगे, जिसको हम फोकस कहेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे, फोकस कहेंगे। यानी अवतल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है। उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है। यह आपका उत्तल लेंस है, ये उत्तल लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर मोड़ देता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो है एक समतल वेव फ्रंट लेते हैं हम, ये समतल वेव फ्रंट हो गया, ये किनारों पर अधिक विलंबित हो रहा है और मध्य में पतला होने के कारण कम विलंबित हो रहा है। यानी ये क्या करेगा कि ये जैसे यहाँ से पहुंचा, ये भाग तो आगे बढ़ गया, यानी ये इस तरह से हो गया, ये भाग आपका क्या हो गया, इस तरह से हो गया। यानी ये प्रकाश की किरणों को, अवतल लेंस क्या करेगा, प्रकाश की किरणों को फैला देगा, ये प्रकाश की किरणों को फैला देगा, यानी अपसरित कर देता है, और उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसरित करता है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आइए, यहाँ पर एक समतल वेव फ्रंट अगर हम लेते हैं तो ये समतल वेव फ्रंट क्या करेगा, यहाँ से ये आपका कर्व ज्यादा है, देखिए इधर कर्व है, तो ये किनारे का जो वेव फ्रंट होगा यहाँ पहले पहुंचेगा तो पहले परावर्तित होगा, जो पहले पहुंचेगा तो पहले परावर्तित होगा, और जो पार्ट बाद में पहुंचेगा वो बाद में परावर्तित होगा। मीनिंग दैट जैसे ये वेव फ्रंट यहाँ पहुंचा, अभी तो ये पहुंचने ही वाला है, अभी नहीं पहुंचा है, तो ये इस तरह से हो जाएगा, ये जो होगा इस तरह से हो जाएगा। यानी ये भी क्या होगा, एक जो परावर्तित वेव फ्रंट होगा वह स्फेरिकल होगा एंड कॉनकेव डायरेक्शन में होगा, ये कॉनकेव होगा, स्फेरिकल और कॉनकेव होगा। इसलिए क्या करेगा, प्रकाश की किरण को एक बिंदु पर अभिसरित कर देगा, जिसको हम फोकस कहेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ भी इस पर आपका उत्तल दर्पण है, प्रकाश की किरण अगर यहाँ पर ऐसे पड़ रही है, प्रकाश किरण ये वेव फ्रंट अगर इस पर पड़ रहा है, जब वेव फ्रंट इस पर पड़ेगा तो क्या होगा, ये बहुत जल्दी यहाँ पर पहुंच गया है, ये पहुंच करके वापस आ रहा है, ये पहुंच करके क्या हो गया, वापस आ रहा है, और यहाँ पर भी पहुंच ही रहा है, यानी ये इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, जो परावर्तित होगा इसकी शेप इस तरह से हो जाएगी। यानी ये भी स्फेरिकल वेव फ्रंट बनेगा, लेकिन
कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स होगा, यानी ये प्रकाश की किरणों को क्या करेगा? फैला देगा। स्टूडेंट्स एक बार फिर देख लें, ये प्रिज्म है, प्रिज्म पर कोई समतल तरंगाग्र आपतित हो रही है या समतल तरंगाग्र इसके आधार पर अधिक विलंबित होगी, जबकि इसके शीर्ष पर कम विलंबित होगी, जिसके कारण यह जो निर्गत वेव फ्रंट होगा आधार की तरफ झुक जाएगा। ये समतल वेव फ्रंट जब उत्तल लेंस पर पड़ता है तो मध्य में अधिक विलंबित होने के कारण क्या होता है? मध्य की तरफ जो है क्या होता है, इसका ये कॉन्केव सरफेस बन जाता है, यानी ऊपर कम विलंबित होता है, नीचे भी कम विलंबित, मध्य में अधिक विलंबित होता है। जैसे ये प्रकाश जो है ये आगे बढ़ जाता है ये वेव फ्रंट, लेकिन ये पार्ट इसका यहीं रह जाता है, इसलिए ये कॉन्केव स्फेरिकल वेव फ्रंट बनाता है। इसी तरह से दर्पण में भी है, ये भी कॉन्केव स्फेरिकल बनाता है, इसी तरह से अवतल लेंस में भी है। स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले, बना ले और लिख लीजिएगा इसको, ठीक है? नोट कर ले, इसको बना ले, इसको नोट कर लिया इसको। अब इसके बाद हम एक छोटा सा टॉपिक लेते हैं, ऑप्टिकल पाथ, प्रकाशिक पथ। प्रकाशिक पथ, ऑप्टिकल पाथ, छोटा सा टॉपिक लेते हैं, ऑप्टिकल पाथ। इसको बोलते हैं प्रकाशिक पथ, प्रकाशिक पथ। स्टूडेंट्स ये क्या है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक ग्लास प्लेट है, एक ग्लास प्लेट, इस ग्लास प्लेट की हम इस दिशा में जो डिस्टेंस को, मोटाई को दिखा रहे हैं, थिकनेस इसकी डी है और इसका अपवर्तनांक n है, इसका अपवर्तनांक n है। इससे ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह इसका जो है n है। प्रकाश की किरण इसमें जितनी दूरी तय करती है, प्रकाश की किरण इस माध्यम में जितनी दूरी किसी समय में तय करती है उसी को हम प्रकाशिक पथ कहते हैं। यानी प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी को हम प्रकाशिक पथ कहते हैं। यह पथ प्रकाश द्वारा निर्वात में उतने ही समय में तय की गई दूरी के बराबर होता है। किसी दिए गए समय में प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी को प्रकाशिक पथ कहते हैं। यह दूरी उतने ही समय में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होती है। इसको हम इसकी परिभाषा पहले लिख लेंगे, लिखेंगे दिए गए समय में, दिए गए समय में प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में, प्रकाश द्वारा किसी माध्यम में तय की गई दूरी प्रकाशिक पथ कहलाती है, प्रकाशिक पथ कहलाता है, प्रकाशिक पथ कहलाता है। यह दूरी उतने ही समय में यह दूरी उतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होता है।
उतने ही समय में, यह दूरी उतने ही समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी के बराबर होता है। तय की गई दूरी के बराबर होता है या होती है। माना प्रकाश n माध्यम वाले n अपवर्तनांक के माध्यम में n अपवर्तनांक के माध्यम में d दूरी तय करता है। n अपवर्तनांक के माध्यम में b चाल से d दूरी तय करता है। ये अभी हमने बनाया था, ये ग्लास है, ये d है और इसका अपवर्तनांक n है। ये प्रकाश की किरण इसमें चल रही है, तो ये इसमें चाल जो है b है। इसमें चाल क्या है? b है। ये दूरी तय करता है। लिखेंगे प्रकाश द्वारा d दूरी तय करने में लगा समय, d दूरी तय करने में लगा समय। t बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी होता है, तो d बाई बी कर दें। बट आप ये भी जानते हैं कि n बराबर होता है c बाई बी होता है। आप ये जानते हैं कि n बराबर c बाई बी होता है, तो v बराबर हो गया c बाई n। v बराबर हो गया c बाई n, यानी t बराबर हम लिख दें d बाई c बाई n, या t बराबर हो जाएगा n इंटू डी बाई सी, n इंटू डी बाई सी। इसको हम कर दें इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट इसको नोट कर लें। ऊपर का नोट कर चुके होंगे तो मिटा दूं मैं, ये नोट कर चुके होंगे। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब लिखेंगे क्या, आगे क्या लिखेंगे? इतने ही समय में आगे क्या लिखेंगे? t समय में निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी, इसी t समय में, इसी को हम प्रकाशिक पथ कहते थे। लिखेंगे अतः प्रकाशिक पथ बराबर t समय में प्रकाश द्वारा निर्वात में तय की गई दूरी ये t समय क्या है? जितने समय में यह जो है किसी माध्यम में गति करता है, जितने समय में किसी माध्यम को क्रॉस करता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको मिटाते हैं हम। ये हो जाएगा आपका बराबर होगा प्रकाश की चाल गुणे समय, यानी ये बराबर आपका हो जाएगा c इंटू टी। टी का मान यहां से रख दें हम, टी का मान यहां से रख दें, तो ये हो जाएगा आपका c इंटू n इंटू डी बाई सी। सी से काट दें, ये हो जाएगा n इंटू डी। आगे लिख लेंगे, यही आपका क्या होगा? अतः प्रकाशिक पथ बराबर होगा n इंटू डी। प्रकाशिक पथ क्या हो गया? इसका सूत्र क्या हो गया? प्रकाशिक पथ का जो सूत्र होगा क्या होगा? n इंटू डी। स्टूडेंट्स को नोट कर लें, जहां n बराबर क्या है?
माध्यम का अपवर्तनांक, डी क्या है, माध्यम की चौड़ाई, माध्यम की लंबाई या चौड़ाई जिधर से प्रकाश जो है क्रॉस कर रहा है। नोट कर लें इसको। अगर नोट कर लिया होगा तो फिर, नहीं किए हैं तो पास करके नोट करिए। ये क्वेश्चन मैं इसको हल करता हूं, इस पर ये क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या है, 60 मीटर ग्लास की पट्टिका को, क्वेश्चन नंबर 1, एक ही क्वेश्चन इसमें बताएंगे। 60 मीटर चौड़ी कांच n बराबर इसका दे दें यही 1.5, कांच की पट्टिका को, कांच की 60 मीटर चौड़ी कांच की पट्टिका को प्रकाश कितने समय में, प्रकाश कितने समय में पार करेगा। पहले तो हम प्रकाशिक पथ निकाल लें इसका आंसर। ये पट्टिका की चौड़ाई डी का मान दिया है, डी बराबर दिया है 60 मीटर और n का मान दिया है 1.5। तो प्रकाशिक पथ निकालने, पहले प्रकाशिक पथ बराबर होता है n इंटू डी, बराबर हो जाएगा 60 1.5 गुणे 60, 1.5 गुणे 60 मीटर। तो समय बराबर क्या, इतनी दूरी पास करने में कितना समय लगेगा, तो क्या होगा, टाइम बराबर या समय बराबर हो गया प्रकाशिक पथ, इसी तो प्रकाश पास कर रहा है, प्रकाशिक पथ इसी को क्रॉस कर रहा है, बटे प्रकाश की चाल, बटे प्रकाश की चाल। ये बराबर क्या हो जाएगा, 1.5 गुणे 60 बटे 3 गुणे 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, ये हो गया मीटर, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको काट दें, आ जाएगा सेकंड में। 3 × 5 = 15, 0.5, ये बराबर आपका हो जाएगा 0 1 हटा दें तो 6 × 5 = 30 गुणे 10⁸ ऊपर हो जाएगा, या यही हो जाएगा 3.0 गुणे 10⁻7, 10⁻7 सेकेंड। पार करने में कितना समय लगेगा, 3.0 गुणे 10⁻7 सेकेंड का समय लगेगा, 10⁻7 सेकेंड का समय लगेगा। स्टूडेंट्स, इस तरह से आपके कोर्स में जो है किताब में कुछ हल्के फुल्के सवाल इस पर दिए गए हैं, आप इसको लगाने की कोशिश करिएगा। आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।